काबुलीवाला साहब, उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जमालपुर, वो सदर गुजरात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहतरम जनाब सलीम खान साहब, जनाब जाफर हुसैन मेराज साहब, रुकन असम्बली हैदराबाद, गुजरात के और अहमदाबाद के मेरे तमाम मजलिसी रुफ़क़ा व साथी, मेरी इज़्ज़तदार और माँ और बहनों, बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस इंतखाबी जलसे में शिरकत की। मैं आपसे ये गुजारिश करने के लिए खड़ा हुआ हूं और आपसे ये अपील करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि 5 तारीख को इंतखाबात का दिन है, मतदान का दिन है, और मेरी आप तमाम से अपील है कि उस दिन आप अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करिए, क्योंकि 5 साल में एक मर्तबा गरीब आवाम को, जनता को अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करने का मौका मिलता है। अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो याद रखिए फिर आपको और 5 साल इंतजार करना पड़ेगा, और जब 5 साल इंतजार करना पड़ेगा तो जो गरीब को और जमालपुर की आवाम को जो तकालीफ उठानी पड़ती है वो आपको खुदा ना खास्ता दोबारा उठाना पड़ेगा। इसीलिए मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है कि अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब साबिर काबुलीवाला के हक में इस्तेमाल करिए। और आप मजलिस को अपना वोट क्यों दें, मैं आपके सामने ये बात बतलाने के लिए खड़ा हूं। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज़्ज़तदार और माँ और बहनों, यहां पर बुजुर्ग भी रहते हैं, नौजवान भी रहते हैं, हमारी इज़्ज़तदार माँ और बहनें भी रहते हैं। मैं हमारे बुजुर्गों से दरख्वास्त करूंगा और उनसे ये एक बात उनके सामने रखूंगा ताकि वो मेरी इस बात पर गौर करें। मेरा बुजुर्गों से ये उनको कहना है कि क्या हर कोई बुजुर्ग, चाहे वो माँ हो या बाप हो, अगर बाप हो तो क्या वो बाप नहीं चाहता कि अगर मैं किराए के घर में अपनी जिंदगी गुजारा हूं 1 या 2 कमरे में, तो कम से कम मेरी बेटी उससे बेहतर घर में अपनी जिंदगी गुजारे उसकी शादी के बाद। क्या एक मां की एक आरजू नहीं होती है कि अगर वो दिन में 2 रोटी खाकर अपने बेटे को उसने पढ़ाया लिखाया, उसकी परवरिश की, तो क्या उस मां की ये ख्वाहिश नहीं होती है कि कम से कम मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो वो 2 रोटी की जगह 2 वक्त का खाना आराम से खा सके। मैं इन बुजुर्गों से एक सवाल कर रहा हूं। आप शायद जिंदगी के 20-25 साल गुजार दिए होंगे अपनी औलाद के लिए। क्या आप अपने दिल पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि आपके ख्वाब पूरे हो जाएंगे आपकी बेटी और बेटे के लिए? आप सोचिए मेरी इस बात को। अगर आप अपने उन ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं तो फिर कैसे हमारे ख्वाब पूरा होंगे? क्या एक बाप का रात में उठकर रोने से उसकी बेटी के ख्वाब पूरे हो जाएंगे? क्या एक मां की दिन भर परेशानी में दिन गुजरने से उसके बेटे के ख्वाब पूरे हो जाएंगे? ख्वाब उस वक्त पूरे होते मेरी इज्जतदार माओ और बहनों और मेरे बुजुर्गों, जब आप सियासी ताकत हासिल करेंगे, और सियासी ताकत जब आपको मिलेगी तो कोई शख्स जब आपके वोट से, आपके भरोसे से, आपकी दुआओं से, आपके एतमाद से जीत कर गुजरात की विधानसभा में जाएगा तो वो आपके ख्वाबों को पूरा करने की लड़ाई लड़ेगा। ये मैं देख रहा हूं
मुझे मुल्क के कोने कोने में जाने का मौका मिलता है। मैं पुकारता हूं, मैं यही बात कहता हूं कि अपने ख्वाबों को पूरा कैसे करोगे? अपने ख्वाबों को कौन पूरा करेगा? तुम्हारे ख्वाब को ना कोई कांग्रेस वाला पूरा करेगा, ना भाजपा करेगी, ना कोई और पार्टी करेगी। अगर आपकी तकलीफ को कोई महसूस करता है तो उसका नाम साबिर काबुली वाला है। अगर आपके ख्वाबों को कोई पूरा कर सकता है तो इंशाअल्लाह उस जमात, उस पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। इसीलिए हम आपसे अर्ज कर रहे हैं कि 5 तारीख के दिन आप मुत्तहदा तौर पर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए। दूसरी बात जो मैं आप तमाम के लिए छोड़कर जा रहा हूं, क्या आपने कभी कांग्रेस को इतना परेशान देखा? क्या आपने जमालपुर में कांग्रेस को इतना परेशान देखा? कभी देखा इतना परेशान आपने कांग्रेस को? क्यों कांग्रेस परेशान है? कांग्रेस इसलिए परेशान है कि आपके वोट की कीमत और अहमियत बढ़ गई जब से मजलिस यहां पर आ गई। वरना पहले क्या था कि नहीं नहीं ये कहां डालेंगे, ये उनसे डर के, मोदी के डर से हम वोट डालेंगे। अब ओवैसी आपके दरमियान में आकर कह रहा है कि आपके वोट की कीमत है, आपके वोट की अहमियत है। ना आप मोदी अमित शाह से डरेंगे, ना कांग्रेस से डरेंगे, बल्कि आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल से डर के मजलिस को वोट देना चाहिए। इसीलिए आज कांग्रेस के लोग आपके घर पर आकर, आपके रोड पर मिलकर आपसे कह रहे हैं कि ओवैसी की बातों में मत आओ, आप हमको वोट दे दो। मैं आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूं कि बार बार कांग्रेस पार्टी के लोग ये बोलते हैं कि साबिर काबुली वाला ने 2012 में क्या किया। बोलते हैं ना 2012 में क्या हुआ, आपसे पूछते हैं ना, बोलते हैं। आप इन कांग्रेसियों से पूछो फिर 2017 में क्या साबिर काबुली वाला ने, ये जो कांग्रेस का भी एमएलए बना उसके लिए साबिर काबुली वाला ने काम नहीं किया? उसको कामयाबी के लिए साबिर काबुली वाला ने अपनी पूरी तवानाइयों को इस्तेमाल नहीं किया? और मैं कांग्रेस के लोगों को पूछना चाह रहा हूं, 2012 में अगर गुजरात में भाजपा जीती तो तुम क्या कर रहे थे? 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार बनी दिल्ली में, 2009 में 200 एमपी कांग्रेस के जीते, तुम गुजरात क्यों नहीं जीत पाए? जब दिल्ली में तुम्हारी हुकूमत थी तो तुम 2012 में गुजरात जीत जाना चाहिए था। अरे कांग्रेस के पापियों, तुम जब दिल्ली जीत सकते तो गुजरात क्यों हारते? तुम एक जमालपुर की सीट की बात कर रहे हो। 27 साल से भाजपा गुजरात में जीत रही है, तो क्या तुम मोदी से सेटिंग कर लिए थे? क्या तुम मोदी के गोद में बैठकर चाय में, जिसमें चाय कम दूध ज्यादा और मलाई थी, पीकर आराम से बैठ गए थे? 27 साल से भाजपा जीत रही है और तुम एक जमालपुर की सीट का हिसाब पूछते हो, तो मैं तुमसे 27 साल का हिसाब पूछता हूं। बताओ, 2 मरतबा दिल्ली में तुम्हारी सरकार बनी मगर तुम यहां पर गुजरात में भाजपा को नहीं हरा सके। क्यों नहीं हरा सके? सच्चाई यह है कि तुमने मोदी से कह दिया कि तुम गुजरात जीतो मगर हमारे कांग्रेस के गांधी परिवार को कुछ मत करो। तुम सौदा कर लिए अपनी पार्टी की लीडरशिप के नाम पर। तुमने सौदा किया हमारे वोटों का। बताओ, आखिरी मर्तबा गुजरात में एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज का एमपी कब जीता था कांग्रेस से? अगर मैं गलत ना कहूं तो मरहूम अहमद भाई पटेल लोकसभा का चुनाव जीते थे, उसके बाद कोई नहीं जीता। बताओ कांग्रेसियों, कौन जिम्मेदार है उसका?
कामयाब होकर जाए। बेटी का कत्ल हुआ, हत्या की गई। आज अकेले वो बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट को जाती है कि मुझसे इंसाफ करो। मेरा दिल रोता है, मेरे आंख में आंसू आते हैं कि हमारी बेटी इतना बेबस है। मुझे तकलीफ होती है जब मैंने देखा कि गुजरात के खेड़िया में बच्चों को रोड पर लाकर लठों से गुजरात सरकार ने पीटा, महज इसके लिए कि उन्होंने किसी गरबा में पत्थर फेंकने का इल्जाम उन पर लग गया। मैं लड़ता हूं इसलिए कि जब ट्रिपल तलाक का कानून पार्लियामेंट में आया, मैं अकेला था पार्लियामेंट में। मोदी के 280 एमपी थे 2014 से 19 तक। 3 मरतबा कानून लेकर आए। मैं अकेला खड़े होकर ट्रिपल तलाक के कानून के खिलाफ बोलता था। यही कांग्रेसी कहते थे कि दीवाना है, देखो खड़ा हो गया लड़ने के लिए। हां, मुझ में दीवानगी है इसलिए कि मैं मर मिटने के लिए तैयार हूं। मैं दीवाना इसलिए हूं क्योंकि मैं तकलीफ को देख नहीं सकता, जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, बताओ मेरी पार्लियामेंट की एक एक तकरीर तुम्हारे सामने है, एक एक अल्फाज तुम्हारे सामने है। 2014 से 2022 तक अगर भाजपा की आंख में आंख डालकर किसी ने सच्चाई को बयान किया तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। ये पूछो इन कांग्रेसियों से कि ट्रिपल तलाक के कानून के वक्त तुम क्या कर रहे थे? किसने भारत के आईन का, संविधान का हवाला देकर कहा कि मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ नहीं है? पूछो इन कांग्रेसियों के जब CAA का कानून आया जिसमें मजहब के नाम पर शहरियत सिटीजनशिप देने की बात हुई, किसने भाजपा के 300 एमपियों के सामने खड़े होकर अमित शाह की आंखों में आंखें डालकर मैंने कहा कि जिस तरह महात्मा गांधी ने उस वक्त के साउथ अफ्रीका के कानून को काला कानून कहकर फाड़ दिया, देखो नरेंद्र मोदी, मैं इस तुम्हारे कानून को फाड़ता हूं, इसको नहीं मानते। बताओ किसने कहा था कि हम ट्रिपल तलाक के कानून को नहीं मानते क्योंकि मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ है? क्या वो गुनाह था? क्या वो मेरी गलती थी? UAPA का कानून कांग्रेस ने अमित शाह की तारीफ की, मैं उसकी मुखालिफत किया। बताओ क्या मैंने गुनाह किया? बुरखे का मसला, हिजाब का मसला आया तो मैंने कहा कि हम पहनेंगे, हमारी बेटियां पहनेंगी क्योंकि हमारे तहजीब का हिस्सा है। बताओ क्या मैंने गुनाह किया? क्या आज मुझ पर इल्जाम लगा दिया जाता है मैं इनसे मिला हूं, उनसे मिला हूं? अरे दुनिया में कोई ऐसा दौलतमंद नहीं पैदा हुआ इंशाअल्लाह ताला जो असदुद्दीन ओवैसी के जमीर को, ईमान को खरीद सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरा जमीर जिंदा है इसलिए मैं लड़ता हूं। मेरा जमीर अगर मुर्दा होता तो मैं हैदराबाद में आराम से बैठता, मैं हैदराबाद में आराम से बैठता, अपने घर में बैठता, मैं भारत के कोने कोने में नहीं फिरता। मेरा अगर जमीर खुदा न खास्ता मुर्दा होता तो मैं तुम्हारी गली कूचों में नहीं आता। अगर मेरा जमीर मुर्दा होता तो मैं दिल्ली की गलियों में नहीं फिरता। अगर मेरा जमीर मुर्दा होता तो मैं उत्तर प्रदेश और बिहार के गांव गांव जाकर इत्तेहाद और सियासी ताकत की बात नहीं करता। मेरा जमीर जिंदा है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे पास क्या है? मेरे पास दौलत इतनी नहीं है, मगर मेरे पास एक बहुत बड़ी दौलत है। मेरे पास अल्लाह ने हाथ दिए, 2 हाथ दिए। मैं हर नमाज के बाद अल्लाह से हाथ उठाकर भीख मांगता हूं। मैं तालियां मारने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं जब रात में अगर अल्लाह मुझे उठा देता है तो अल्लाह से भीख मांगता हूं कि अल्लाह परवरदिगार, मैं जिस मकसद के तहत काम कर रहा हूं तू जानता मेरे दिल में क्या है। मेरे पास ये हाथ है, ये हथियार मेरे पास है जो मैं भीख मांगता हूं रब्बे करीम के आगे। मेरे पास ये हाथ है, मैं आज तुम्हारे सामने भीख मांग रहा हूं कि तुम इत्तेहाद पैदा करो। यही मेरे पास है। ये दुआ के लिए भी हाथ उठते, आज हाथ तुम्हारे सामने भीख मांग रहे हैं
कि मजलिस को गुजरात में कामयाब करो, मजलिस को भारत में कामयाब करो। अरे मेरी जिंदगी की कीमत नहीं है, मैं मर जाऊंगा, मगर गुजरात में तुम एक मर्तबा अपनी क़यादत बना दोगे तो मेरे मरने के 100 साल बाद भी तुम जिंदा रहोगे। याद रखो, तुम्हारी आवाज की जरूरत है। तुमने 27 साल गैरों का साथ दिया, आज एक मर्तबा अपने बेटे और भाई का साथ दो 5 साल के लिए। तुमने 27 साल जुल्म करने वालों का साथ दिया, आपने 27 साल जो आपको धोखा दिया उनको वोट दिया, आपने 27 साल उस पार्टी को वोट दिया कि 2002 की बर्बरियत आपने देखी, उसके बावजूद भी कांग्रेस भाजपा को नहीं हरा पाई। यही मेरा गुनाह है, मेरा और कोई गुनाह नहीं है। यही मेरा गुनाह है कि तुम क्यों गरीब मजलूमों की बात करते हो, तुम क्यों चुनाव जाकर लड़ते हो। अरे तुम मुझसे बहस नहीं कर सकते मगर मुझ पर इल्जामात लगाकर भाग जाते हो। लगाओ इल्जाम, जितने इल्जाम लगाने वाले, मगर मैं इस रास्ते से नहीं हटने वाला हूं। जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं जिद्दोजहद को जारी रखूंगा, क्योंकि मैंने अपनी मां से सुना है कि मक्के की गलियों में कमली वाले पर पत्थर फेंके जाते थे, ताइफ में खून से लहूलुहान होना पड़ा। मेरा हीरो वो कमली वाला है। जब वो नहीं पलटे तो गुलाम कहां पलटेगा, जब मालिक नहीं पलटे तो गुलामों का गुलाम कहां पलटेगा। इसीलिए तो मेरी गाड़ी पर 6-6 गोलियां चलाई गईं। क्यों चलाए मुझ पर गोली चलाने वाले? गोली चलाने वाला कोर्ट बयान देता है मीडिया को कि ओवैसी मोदी को बहुत बोलता है, हम उसकी आवाज को बंद करना चाहते थे। और चलाओ गोली मुझ पर, मैं मरने को तैयार हूं अपने काम के लिए। मुझे मौत से डर नहीं है, डर इस बात का है कि जब पूरा जमा किया जाएगा, जब राय बराबर नेकी और गुनाह का हिसाब होगा, मैं उस दिन डरता हूं जब रब्बे करीम पूछेगा कि बताओ असदुद्दीन, तुमको जो इज्जत दुनिया में दी गई तुमने गरीब और मजलूमों के लिए क्या किया। मैं सिर्फ उस दिन से डरता हूं, किसी माइका लाल से नहीं डरता हूं। अल्लाह ने मुझे कम सियासी जिंदगी में 5 मर्तबा मैं जेल को जा चुका हूं। 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, 45 दिन के करीब मैं जेल में था। बल्कि 1998 का फुटबॉल वर्ल्ड कप पूरा जेल में देखना पड़ा मुझे। और जब हम जेल में रहते थे तो जब जेल में बैठकर मैं इबादत करता था, जिंदगी में इस इबादत कभी नहीं कर सका। कभी जेल में कभी खाना नहीं देते थे, मैंने कहता था कि कोई परवाह नहीं, मेरे वो रज़्ज़ाक़ है, वो रिज़्क़ देगा तो मैं खाऊंगा, तू क्या देगा, तेरी हुकूमत क्या देगी मुझे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मुझको गालियां दी जाती हैं, इसीलिए मुझको तमाम बातें की जाती हैं। आप बताओ आपने क्या हासिल किया, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। 27 साल से आप इनको वोट दे रहे हैं, ये भाजपा को नहीं हरा पाते, बोलते भी नहीं बिल्किस के ऊपर, किसी के ऊपर नहीं बोलेंगे। यकसा सिविल कोड की बात आती, कांग्रेस गूंगी हो जाती है। बोलो कांग्रेस वालों यकसा सिविल कोड के बारे में, तो बोलेंगे नहीं नहीं, बोलेंगे तो दूसरों का वोट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, सबका वोट चाहिए। अरे तेरे बर्बादी का, मेरे बर्बादी का सामान भाजपा तैयार कर रही है मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए। अगर कल गुजरात की विधानसभा में यकसा सिविल कोड का कानून लाया जाएगा तो जमालपुर की जनता को यह दीवाना आपको पैगाम दे रहा है। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, तसव्वुर की दुनिया में तुमको लेकर जाता हूं। कल अगर विधानसभा में, असेंबली में यकसा सिविल कोड का कानून लाया जाएगा तो यह कांग्रेस का गूंगा बोलेगा या साबिर बोलेगा, आप तय करो। कौन बोलेगा? उनके खिलाफ कौन लड़ेगा? भाजपा के खिलाफ। ये 5 साल से एमएलए है, कितनी मर्तबा असेंबली में बोलता है। ये तोता है, याद रखो, जो का पार्टी बोलती वही तोता बोलता है।
ये शेर है, ये शेर की तरह पुकारेगा। और जब 5 तारीख को आप अपना वोट डालने जाएंगे तो एक जख्मी शेर और शेरनी की तरह आपको जाना पड़ेगा। 27 साल से आपको धोखा देने वाले, क्या आपको मालूम कि मुझ पर इल्जाम लगाने वाले मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाते कि आज गुजरात में, गुजरात की गवर्नमेंट में, गुजरात की सरकार में 1% नौकरी करते मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज। 1%। कौन जिम्मेदार है उसका? ओवैसी जिम्मेदार है। अभी हम गए थे राम रहीम नगर के आगे, वो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स कौन सा एरिया था? बहरामपुरा, संतोष नगर, ओरियन नगर। वहां की खवातीन आकर कह रही थी देखो ये गंदगी, ये देखो हमारी बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। ये नजर नहीं आता कांग्रेस के लोगों को? चुनाव आ गया तो बस डराते हैं। 2012 में क्या हुआ? अरे 2012 छोड़ो, ये 2022 है। जमालपुर से मुकाबला भाजपा का और मजलिस का है। जमालपुर से मुकाबला भाजपा और साबिर का है। जमालपुर से मुकाबला मोदी और ओवैसी का है। आप किसको हराएंगे, किसको जिताएंगे, ये आपको सोचना है। आप किसको इज्जत देंगे, किसको जिल्लत देंगे, आपको फैसला करना है 5 तारीख के दिन। ये आपके हाथों में है। मैं तो सिर्फ खड़े होकर अपनी जबान से आपको कह सकता हूं, अल्लाह ने मुझे आवाज दी और अल्लाह ने मुझे हाथ दिए। मैं तुम्हारे सामने हाथ फैला रहा हूं। मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा हूं, मैं दौलत नहीं मांग रहा हूं। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे सामने हाथ फैला कर कह रहा हूं कि मेरे हाथों में तुम्हारे इत्तेहाद की खैरात डाल दो। तुम मुत्तहिद होकर एक एक वोट का इस्तेमाल करो, बस यही मेरी ख्वाहिश है। मल्ला ने मुझे जिंदा रखा तो मैं आप ही के दरमियान में रहा, आप ही के दरमियान में रहूंगा। जब वक्त आएगा इस दुनिया से जाने का तो इंशाअल्लाह मैं तुम्हारे ही कंधों पर कब्रिस्तान को जाऊंगा। कोई कांग्रेसी भाजपा के कंधों पर नहीं जाऊंगा। मैं जिंदा हूं और रहूंगा तो मेरा हक बनता कि मैं तुम्हारे घर पर आकर दस्तक दूं। वो तुम्हारा घर भी है, मेरा घर भी है। वो तुम्हारी मां भी है, मेरी मां भी है। वो तुम्हारा बाप भी है, मेरा बुजुर्ग भी है। अगर मैं तुमसे नहीं पूछूंगा तो क्या गैर आके पूछेगा? अगर मैं तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर अपनी दिल की बात नहीं करूंगा तो कहां करूंगा मैं? इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। और आप जानते हैं विकास किसको कहते हैं, डेवलपमेंट किसको कहते हैं। 5 तारीख के दिन, 4 तारीख के दिन इंशाअल्लाह ताला मेरे हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में याकूतपुरा के असेंबली हल्काए, मैं एक दिन में इंशाअल्लाह ताला 4 तारीख दोपहर में 2 बजे 27 करोड़ के कामों का इफ्तिदा, इनाग्रेशन करूंगा। 27 करोड़। मेरा पार्टी का कोई मंत्री मिनिस्टर नहीं है। 27 करोड़ के डेवलपमेंट के कामों का एक दिन में हम इफ्तिदा करेंगे। इसको कहते हैं सियासी ताकत। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या आप नहीं चाहते कि जमालपुर में तरक्की हो? क्या आप नहीं चाहते कि जमालपुर में आपकी तकालीफ खत्म हो? और वो तभी खत्म होगी जब आप साबिर काबुलीवाला को दोबारा मौका देंगे। कोई कहेगा कि साबिर भाई 2 मरतबा के एमएलए थे। हां, जब उस वक्त थे, कांग्रेस के थे, मगर उनकी जबान बंद रखी जाती थी। आज मजलिस का ये शेर है, इसकी जबान कभी नहीं बंद होगी, वह सच्चाई को बयान करेगा। गुजरात की विधानसभा में जाकर ना सिर्फ जमालपुर बल्कि पूरे गुजरात के गरीब और मजलूम अवाम की आवाज, उनकी तकालीफ का जिक्र साबिर काबुलीवाला करेगा। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, ये आपको एक सही फैसला लेना है। 27 साल आपने इनका साथ दिया, अब इनका साथ मत दीजिए।
ये तो ऐसा है कि 27 साल से आपको एक चाकू हाथ में दे दिए कि ये लो, इसको काटो रोटी को। आप 27 साल से उस चाकू से रोटी काटते हैं, रोटी कटती नहीं है, रोटी कटती नहीं है। आप कट गए, आप पिट गए, आप बर्बाद हो गए। बिल्किस की इज्जत लूट ली गई, बच्चों को लाठियां पड़ी, जेल में चले गए। मगर आप खुश हैं कि हमारे हाथ में चाकू दिया, मगर आप ही खत्म हो रहे हैं। और जिसने हमारे हाथ में चाकू दिया रोटी काटने के लिए, उसकी गर्दन मोटी हो गई, वो मोटा हो गया, उसकी पाठी मोटी हो गई, और आप और हम बर्बाद हो रहे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात को मेरी गौर से सुनिए और समझिए। एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। जब नतीजा 8 तारीख को आएगा, उस वक्त आपको शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर खुदा ना खास्ता आपने गलत फैसला लिया तो फिर नुकसान सबका होगा। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मुझे जो अल्लाह ने सियासी तजुर्बा दिया, उसकी बुनियाद पर कह रहा हूं कि जमालपुर में मुकाबला भाजपा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। गलती मत होने दीजिए। ये लोग जो कान में आकर शैतान की औलाद बनकर खुसखुस करते हैं, इनकी बातों को यकीन मत करिए। मैं ईमानदारी और सच्चाई के साथ आपके सामने सच्चाई को बयान कर रहा हूं। और आप देखते हैं कि अभी कहा गया कि मुस्लिम शमा सिंधी समाज, रेशम वाला जमात, राजस्थानी कुरैशी जमात, शोलापुरी जमात और पठान जिरगा के तमाम जिम्मेदारान ने साबिर काबुली वाला की ताईद का ऐलान किया है। मैं इनका शुक्रगुजार हूं, मगर मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मजलिस को वोट दीजिए, मजलिस को कामयाब करिए। मेरी जज्बाती तकारीर से आपके मसाइल हल नहीं होंगे। आपके मसाइल उस वक्त हल होंगे जब आप एक शीशा पीला हुई दीवार की तरह मुत्तहिद हो जाएंगे, जब आप ताकतवर बनेंगे। कितनी महंगाई है आज, गरीब पिस रहा है महंगाई में। गंदगी की वजह से गंदा पानी बहता है तो बच्चे और ज़ईफ लोग बीमार पड़ जाते हैं। गरीब कर्जों में आ जाता है इलाज कराने के कराते कराते। कौन इन मसाइल को हल करेगा? रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, तनख्वाहें कम है, गैस का सिलेंडर 2 से ज्यादा नहीं खरीदा जा सकता। कौन उठाएगा इन मसाइल को? कोई तो जाए और ये कांग्रेसियों से पूछो, क्या तुम गुजरात जीत रहे हो? पूछिए इनसे। जब आएंगे आपके गली कूचों में तो पूछना, एक शेरवानी टोपी पहनने वाला दीवाना जिस पर तुम इल्जाम लगाते हो, कह रहा है कि क्या तुम गुजरात जीतोगे, तो बोलेंगे वो बात मत करो, जमालपुर की बात करो। पूछना ये जोकरों से, तुम गुजरात जीत रहे हो? बताओ, लिख कर दो तुम गुजरात जीत रहे हो। नहीं जवाब दे पाएंगे, बोलेंगे नहीं जमालपुर की बात करो। फिर बोलेंगे नहीं ओवैसी की बात का यकीन मत करो। अरे ये कांग्रेसियों को पूछो, चुनाव यहां पर है, उनका नेता कहां फिर रहा है? मध्य प्रदेश में। जंग जहां होती है वहां मुकाबला करना चाहिए ना। अब घर में आग लगी है, मैं गुजरात भाग के आ गया, नहीं यहां से पानी फेंकूंगा तो हैदराबाद में गिरेगा पानी। यहां आग लगी है, वहां से बाबा फिर रहे हैं पैदल 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 पैदल। ये जंग होती है, ये तड़प है। तो उन्होंने सेटिंग कर ली, तुम गुजरात जीतो भाजपा, मगर हमारे परिवार को हाथ मत लगाओ। और हम क्या है, चक्की के उसमें हम पिसे जाते हैं, इन दोनों के दरमियान में हम ही पीसे जाते हैं। इनको क्या होता है? बिल्किस बानो कौन है? नरोडा पाटिया में किसको मारा गया? और जो मारता है वो नरेंद्र मोदी के नाम पर जाकर बोल रहा है मोदी के नाम पे भीख दे दो। मैंने 90 मुसलमानों को कत्ल किया, मोदी के नाम पे वोट दे दो। और ये इल्जाम हम पे लगाते हैं। कुछ नहीं बोलेंगे कांग्रेस पार्टी के लोग। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन बातों को समझिए, इस सच्चाई को समझिए और अच्छा फैसला लीजिए। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है।
आपको अपनी पार्टी को मजबूत करना है। ये कांग्रेस वाले बोले ए तेरा भी क्यों लड़े? अबे तेरा लड़े हैं तो 169 छोड़े हैं ना तुम्हारे लिए। तुम पूरे जीत जाओ। कितने गुजरात में असेंबली के सीट? 182। तेरा लड़े, कितने बचते? 169। 169 पूरे जीत जाओ। तुम जीतो या छोटा रिचार्ज जीत जाओ, दोनों जीत जाओ। मगर नहीं, ये ओवैसी नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि आप ताकतवर बन जाएंगे। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि आपको अपने वोट की अहमियत मालूम होगी। मंजलिस क्या है? मंजलिस आपकी ताकत है, मंजलिस आपकी पहचान है। और मैं फिर से कह रहा हूं, एक मर्तबा अपनी लीडरशिप को बनाओ। तुम भी खत्म हो जाओगे, मैं भी खत्म हो जाऊंगा। मैं अपने कब्रिस्तान में जाकर अपनी कब्र में मेरी हड्डियां गल जाएंगी मट्टी में, मगर तुम जिंदा रहोगे क्योंकि तुम्हारी सियासी क़ियादत रहेगी, तुम्हारी आवाज रहेगी। कौन तुम्हारी आवाज है बताओ? कमजोरों बताओ, मजलूमों बताओ, तुम्हारी आवाज कौन है? कौन तुम्हारे लिए लड़ता है? कौन तुम्हारे आंख में बहते आंसुओं को समझता है? कौन इन नौजवानों के पेशानियों के बल को देखकर कहता है कि मायूस हो रहा है? कौन है बताओ? याद रखो, इस बड़ा अंधेरा है, मगर कोई तो है जो तुम्हारी आवाज को, तुम्हारी तकलीफ को समझता है। कोई तो है जो तुम्हारा हाथ पकड़कर कहता है कि हिम्मत मत हारो, अपने हौसलों को बुलंद रखो। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 5 तारीख को पतंग के निशान पर वोट दीजिए। क्या आप तमाम के तमाम जो यहां मौजूद हैं, आप मंजलिस को कामयाब करेंगे? पतंग को वोट देंगे? तो जोर से हाथ उठाकर बोलिए कि पतंग को वोट देंगे। तो क्या जमालपुर की फिजाओं में 5 तारीख को क्या नजर आएगा? जमालपुर की फिजाओं में काली पतंग और साबेर नजर आएंगे। काली पतंग और साबेर। बाकी सब खाली बोल के खुश नहीं हो जाना। हमारा मामला सोडे का ऐसा मारो निकलता, उसके बाद ठंडे पड़ जाते। तो जरा 5 तारीख तक लगे रहना। अरे खोखली हो गई कांग्रेस। 2024 में हमारी बात लिख देना, याद रखना। 2024 के चुनाव में 24 MP भी नहीं आएंगे इनसे अब नहीं होने वाला है कुछ भी। मगर आपको करना है, आपके हाथों में अल्लाह ने वो ताकत दी है अपने वोट के जरिए कि आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल को अच्छा करो, उनके मुस्तकबिल को अच्छा करो। उस वक्त होगा जब तुम्हारी आवाज होगी, जब तुम्हारी सियासी ताकत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।